फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा ना, बिकॉज 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को आसानी से खींच पाएंगे एज कम्पेयर टू 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को। तभी जो दूसरी वाली एनर्जी होती है जब आप इलेक्ट्रॉन निकालते हो, यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी 2, फिर वो ज्यादा देखने को मिलती है आपको। ठीक है, ओके। कितने बच्चे आ गए हैं? ओके, 37 स्टूडेंट्स हैं। चलो ठीक। प्लीज मेक श्योर आप लोगों ने डाउट्स मुझे भेज रखे हों डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स के। जतिन ने भेज रखे हैं मेरे को, मैं रिजोल्व कर दूंगी। जतिन है क्लास में? जतिन है? यस मैम। ठीक है जतिन, मैंने देख लिया बेटा डाउट्स, उसको मैं रिजोल्व कर दूंगी। और कोई ऐसा बच्चा है जिसका डाउट अभी तक रिजोल्व नहीं हुआ है? कोई भी नहीं है? किसी ने डाउट ग्रुप में भेजा हो या फिर पर्सनली मुझे भेजा हो? है कोई ऐसा स्टूडेंट? ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ के आए हो? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। कहीं पे अटके नहीं? अटके थे क्या कहीं पे? नहीं अटके? नो मैम। जो अटके थे मेरे से पूछोगे कब? जो अटके थे वो मेरे से कब पूछोगे? पूछ लेना, है ना, क्योंकि डेली बेसिस पे जो है तुम्हें पढ़ना है। ठीक है, तो आज बेसिकली हम लोग हमारा जनरल ट्रेंड ही चल रहा है अभी ट्रांजिशन एलिमेंट में, ये पार्ट 3 चल रहा है हमारा। ठीक है, आज जैसे हमने अभी तक आयनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड देख लिया था। यस, आज हमें क्या देखना है? ऑक्सीडेशन स्टेट देखना है, किस तरीके से जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट वो शो करते हैं, राइट। एंड जो सेकंड टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब आप सोचोगे मैम ये तो वहां पे भी पढ़ा था हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो यस, यहाँ पे भी आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ोगे, यहाँ पे और ज्यादा अंदर जाके थोड़ा पढ़ोगे। बट जिसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला याद है मैं रिवाइज करा दूंगी, उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो हमारे टॉपिक है। मैंने आपको शायद पहले बताया था ना कि इससे जो सवाल बनते हैं वो पूरे चैप्टर को मिला के सवाल बनते हैं, मतलब कोई ऐसा एक पर्टिकुलर टॉपिक पे सवाल बने वो चांसेस कम होते हैं, है ना। इसलिए आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन कब देखने को मिलेंगे? जब आप चैप्टर को आगे पढ़ोगे ना, तब आपके उतने ज्यादा क्वेश्चन बनते जाएंगे, राइट। तो एक दो क्वेश्चंस मैं लाई हूँ, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखना एक बार। ये 2026 में था मेरे ख्याल से, हाँ। ये अभी जो 2026 का पेपर हुआ है ना जेई का, उसमें था ये क्वेश्चन। एक बार पढ़ना है इसको। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ, ये क्या है? फर्स्ट एंड सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ क्रोमियम एंड मैग्नीज आर। आपको फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर पता है? मैंने आप लोगों को बताया था, सेव कर, टिमनी, कुकू, फ्रोजन। कुक्कू, फ्रोजन। यस, यही था हमारे पास। तो यहाँ पे वो किसकी आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट ज्यादा है? ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ध्यान रखना, फर्स्ट वाली। मैग्नीज की ज्यादा है ना, तो अगर मैग्नीज की ज्यादा है तो ये हो नहीं सकता, सी होगा। तो देखो अब कहाँ कहाँ पे सी है मेरा बेटा? सी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, यानी कि दो ऑप्शन तो हमारे हट गए। यानी कि आपको बी और डी में से चेक करना पड़ेगा। तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? मैंने आपको लिखवाया था ये। इसके लिए अपने को क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, कोई मुझे बताएगा? चैट में बताना चाहे या वैसे बताना चाहे। कमल, क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? मैम 4s1 3d5। वेरी गुड। और जिसको भी आता है आपको अपना हैंड रेज करना, नहीं तो चैट में बोलना है, ठीक है। वेरी नाइस, आप चैट में बोल सकते हो 4s1 3d5। जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल लूंगी तो मैं क्या होगा? 4s0, राइट। मैग्नीज में क्या होता है? आना एक बार। मैग्नीज 25 होता है। ओके, निखिल आप बताइए मैग्नीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? निखिल,
निखिल हो आप क्लास में? यस मैम। हाँ बताइए मैग्नीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। निखिल क्या बात? मैम 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2, 3p6, 4s2 और 3d5। हम्म, इससे कम टाइम में बताना है आपको, है ना? उस हिसाब से प्रैक्टिस करो लिख के। ये मुंह जुबानी आप लोगों को याद होने चाहिए बेटा। आर्गन 18, यहाँ मैंने आर्गन नहीं लिखा, समझ जाना, ठीक है? यस 4s2 3d5। तो जब मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगी तो 4s में से, ध्यान रखना, जो पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो 4s में से निकलेगा, राइट? और दूसरा भी 4s। तो पहले 4s को खाली करना है, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो d वाले में से निकलेगा। क्लियर है सभी को? तो Yes, यहाँ ma'am. पे अब देखो, ये सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होगा कि अब इसमें से निकालना इलेक्ट्रॉन d5 में से, और अब यहाँ से निकालना। तो बताओ कहाँ से मुश्किल होगा? यहाँ से मुश्किल होगा, बिकॉज ये क्या है, हाफ फिल्ड है ना? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, हाफ फील्ड है, तो यहाँ से निकाल पाना आपके पास ज्यादा मुश्किल होगा। यहाँ से निकाल पाना मुश्किल ही होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे आप, तो ये हाफ फील्ड बन जाएगा, राइट? जब तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? क्रोमियम की ज्यादा होगी। किसकी ज्यादा होगी? क्रोमियम की ज्यादा होगी। तो आंसर क्या आएगा? पी एंड सी ओनली। क्लियर है? Yes, ma'am. तो दो क्वेश्चन आए थे आयनाइजेशन एनर्जी से, एक मैंने करा दिया, एक बिल्कुल सिमिलर सा था तो इसलिए मैंने वो नहीं लिया, राइट? और क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो 2025 में आया था, ध्यान से देखो, दिख रहा है सबको? नहीं तो जूम कर लो बेटा, ध्यान से पढ़ो, करना तुम्हें ही है। देखो मैं सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस तुम्हें ज्यादा करा सकती हूँ, सो दैट तुम्हें पता चले क्वेश्चन आते कैसे। ठीक है, मुश्किल नहीं है ये चैप्टर। अपना इनऑर्गेनिक वाला पोर्शन अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो। देखो मेरी बेटा, इनऑर्गेनिक में तुम्हें सिर्फ 3 चैप्टर है जो बहुत ध्यान से पढ़ने हैं, बहुत ध्यान से। पहला आपका केमिकल बॉन्डिंग। स्क्रीन एक बार रीजॉइन कर लो बेटा। केमिकल बॉन्डिंग 2 सवाल। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 2 सवाल। और आपका, वैसे तो और भी है, DNF ब्लॉक, किसी किसी पेपर में 2 भी आ जाते हैं, बट मैं लोवेस्ट साइड पे ले लेती हूँ 1 सवाल। तो यानी कि 3 चैप्टर करने से आप लोगों के कितने क्वेश्चन बन रहे हैं? 5 क्वेश्चन, यानी कि 20 मार्क्स। तो आपको 20 मार्क्स पक्का करने हैं। ये अभी हमारा चल रहा है DNF फ्लो, कोऑर्डिनेशन मैं कराऊंगी तो ये भी होने वाले हैं। तो जिन बच्चों की भी छुट्टियां हैं, या जो बच्चे छुट्टियां ले लेते हैं स्कूल से, प्लीज आप अपना केमिकल बॉन्डिंग प्रिपेयर करो। जब भी कोई मेजर टेस्ट आता है ना, जैसे मैंने प्लान तो भेज दिया मेजर टेस्ट का, दोनों की कितने बच्चे उसको फॉलो करेंगे नहीं, बट 12th वाला तो फॉलो कर लेना, ठीक है? 11th की अगर मैं बात करूं, देखो मुझे भी पता है आप लोगों में से बहुत बच्चों ने, हो सकता है 11th नहीं पढ़ी हो, स्कूल में टीचर्स ना हो, कुछ भी रीजन हो सकता है। मैं ये तुम्हें कभी भी नहीं कहूंगी कि 11th के बेटा 5 चैप्टर आ रहे, चलो चलो 5 कर लो, नहीं। एक टारगेट ले लो कि इस बार मेरे 5 चैप्टर आ रहे हैं 11th के, तो मैं कोई भी 2 ही प्रिपेयर करूंगी या फिर 2 प्रिपेयर करूंगा। इज दैट क्लियर? तो कोई भी Yes, 5 में से 2 कर लो, ठीक है? और जब आगे वाला मेजर टेस्ट होगा उसमें दोबारा ये चैप्टर आएंगे, तो उसमें से टारगेट लेना कि 2 मैं और कर लूंगी। तो इस तरीके से क्या होगा, जब तुम नवंबर तक जाओगे ना, तुम्हारे आराम से 4-5 चैप्टर प्रिपेयर हो चुके होंगे 11th के लिए, राइट? तो मैं हर बच्चे को कहती हूँ, केमिकल बॉन्डिंग, मोल कॉन्सेप्ट, राइट, और ये पीरियोडिक टेबल और एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये चैप्टर हर बच्चे को आने चाहिए। और जीओसी में कैसे भूल सकते हो, ठीक है? तो अभी फिलहाल मैं इनऑर्गेनिक की बात करूं तो यहाँ से तुम्हें 20 नंबर मिल सकते हैं, तो इनको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। क्लियर है सब बच्चों को? चलो इसकी हम बात करते हैं। देखो नियोबियम और रुदेनियम हैव x and y नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर रिस्पेक्टिव 4d ऑर्बिटल्स। तो पूर्वांशी आप मुझे बताओ, नियोबियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं d ऑर्बिटल में?
प्लीज देख के नहीं बोलना है। चित्कर्ष, मैंने आपसे आंसर नहीं पूछा है, क्यों कर रहे हो आंसर? आता है तो रेज योर हैंड। हाँ, मैंने अभी किससे पूछा था? पूर्वांशी से पूछा था ना? हाँ, यशिका आप मुझे बताइए कितने डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4D में? जिसको आता है रेज योर हैंड। मैं देख रही हूँ किस किसने हाथ खड़ा किया हुआ है। चित्कर्ष इमोजी मत भेजो प्लीज। हाँ जी, अगर आपको नहीं भी आता है ना जिससे मैं पूछ रही हूँ, एटलीस्ट शो योर प्रेजेंस दैट यू आर इन अ क्लास, बिकॉज इफ यू आर नॉट स्पीकिंग तो मुझे लगेगा देयर इज नो वन इन द क्लास, देयर इज नो प्रवांश इन द क्लास, देयर इज नो। अभी किससे पूछा है मैंने? जिससे भी पूछा मैंने। आता है तो जवाब दो, नहीं आता तो सिंपली राइट कि मैम नहीं आता, और नहीं आता तो एक चाटा भी लगा लो मुंह के ऊपर। मैं तो सीधा बता रही हूँ, तुम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं आती। तुम्हारे क्लास में आते मेरा इतना टेम्परेचर हाई हो जाता है। हाँ, तुम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आ रही तो तुम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? आ जाएगा ये तुम्हें पूरा चैप्टर? पढ़ना तुम खुद नहीं चाहते, फिर कहते हो मैम ये ज्यादा है, ये है, वो है, स्कूल से टीचर काम दे रही है। अरे भाई, तुम खुद ही नहीं पढ़ना चाहते हो हैं? पिछली बार भी डांट लगाई इतनी, फिर भी तुम लोगों को नहीं असर किया, तो तुम क्या कर रहे हो? हाँ, हमें कोई टीचर इतनी डांट लगा दे ना शर्म के मारे, तो हम इतना पढ़ के जाएं जिसकी कोई हद ना है। ओके, तो नियोबियम कहाँ आता था याद करना? वी नोबिता। और ये कहाँ आता था? आयरन रूट गया ओसम। ठीक है, तो पहले इसकी लिख लो। आर्गन 18, 4s2, 3d6। इसका कितना होता है? स्कैंडियम टेरीविदाई 23 होता है इसका। आर्गन 18 में नहीं लिख रही हूँ। 4s2, 3d3 यही होता है, बताना एक बार। यस मैम। ठीक है, अच्छा अब याद करो तुम, क्या वो जो हमारी वो वाली एक्सेप्शन वाली निमोनिक्स थी, क्या उसमें ये था, एनबी था? हाँ मैम था। नवाबी क्यों करे रजा, मौत तक रुकावटें राह में पड़ेंगी और पिटाई होंगी। तो रुकावटें इज आ रही हूँ, नवाबी यानी एनबी, यानी कि होगी एक्सेप्शन। और याद कर एक्सेप्शन क्या था? देखो होना तो क्या चाहिए था, ये 5s2 4d3 होना था, बट यहाँ पे क्या होना था? एक इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे 4d4 हो जाएगा। याद आ रहा है? यहाँ पे क्या होना चाहिए था? 5s2 4d6 होना था, बट था क्या? याद करो, 4s1 सॉरी 5s1 4d7। तो डी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? नियोबियम में 4, रुथेनियम में हो गए 7। तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा? 11। 13 11। तो क्वेश्चन तुम ये सोचो कि बहुत आसान आएगा यार, ये आसान में ही काउंट होते हैं, मुश्किल नहीं है। ठीक है, चलो आगे आओ। अच्छा मुझे बताओ प्रवीण, थोड़ा सा टेस्ट ले लेती हूँ मैं, मेरा मन कर रहा है तुम लोगों को डांट मारने का, तो टेस्ट ले लेती हूँ मैं। ठीक है, चलो हाथ नीचे कर लो। अब जिसका मैं नाम बोलूंगी सिर्फ वही बोलेगा। आता हो तो बोलना, नहीं आता तो बोल देना मैम नहीं आता, कुछ नहीं बोलूंगी। सारे हाथ नीचे कर लो, सभी हाथ नीचे कर लीजिए। ठीक है, ओके। अब मेरा क्वेश्चन प्रवीण से है। प्रवीण पहले तो ये बताओ आप मुझे सुन पा रहे हो? प्रवीण नहीं सुन पा रहे तो यू कैन लीव माई क्लास, नहीं तो मैं रिमूव भी कर दूंगी। मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ कई चीजों में। अगर आप सुन रहे हो तो बोलो, वरना जाओ आप मेरी क्लास से। ठीक है, आई विल रिमूव यू। ओके, यशिका आवाज आ रही है? यस मैम। हाँ, मुझे ये बताओ डी ब्लॉक एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन किसकी होती है?
एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। आपको नहीं आता, आप बता भी सकते हो नहीं आता, कोई इश्यू नहीं है, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम उससे होता है जब मेरे बोलने पे भी कोई नहीं बोलता। नहीं आता यशिका? जिसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे। हाँ वो तो ठीक बात बोल रही हो आप, लेकिन किसकी ज्यादा होगी? कौन सा ऐसा एलिमेंट है 3D में जिसकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज्यादा है? जतिन आप बताओ। Vanadium. यस, वेनेडियम है। ठीक है, यशिका पढ़ लेना इसको, ठीक है, राइट। अच्छा जतिन, जो तुम्हारा डाउट है वही मैं इसमें क्लास में पूछ लेती हूँ, पता भी चल जाएगा असाइनमेंट कितना किया। अच्छा मुझे ये बताओ, जो तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का तुम्हारा जो वो था ग्राफ था, याद आ रहा है सबको? याद आ रहा है सबको? जहाँ पे ग्राफ बना रखा था ऐसे करके। तो मुझे ये बताओ 3D सीरीज में, कार्तिक बताएगा, 3D सीरीज में क्रोमियम और मैग्नीज में से किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा था? 3D सीरीज में यस क्रोमियम का था। ठीक है, तो क्रोमियम तक बढ़ेगा, राइट, फिर मैग्नीज के आते टाइम क्या हो जाएगा? टिप हो जाएगा, राइट। तो तुम्हारी एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है? D5 तक बढ़ेगा, लेकिन एक्सेप्ट मैग्नीज और टेक्नीशियम, जो तुम्हारा सेकंड ट्रांजिशन सीरीज का होता है, राइट। अच्छा सबसे ऊपर पहाड़ की ऊंची चोटी पे कौन था? आई मीन पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। तुम एक काम करो, ये ओपन क्वेश्चन है सबके लिए, यू कैन यूज योर माइक, यू कैन यूज योर चैट बॉक्स। यस, पूरे डी ब्लॉक में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? टंगस्टन का होता है, ठीक है, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, कॉपर सिल्वर गोल्ड, कॉपर सिल्वर गोल्ड में क्या ऑर्डर है मेल्टिंग पॉइंट का? Copper gold. Copper, silver, gold. कॉपर गोल्ड Silver gold. कॉपर गोल्ड सिल्वर, कॉपर गोल्ड सिल्वर, कॉपर गोल्ड सिल्वर। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, रीनियम और ओस्मियम में से किसका ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट था? रीनियम, वेरी गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया। और कौन सा टॉपिक हमने पढ़ा था? ओके अच्छा मुझे ये बताओ, जो हाँ याद आ रहा है मेरे को, और क्या पढ़ा था हमने? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन नाम का एक टॉपिक पढ़ा था, याद आ रहा है? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो मुझे ये बताओ, लेंथेनॉइड और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से 4D और 5D का एटॉमिक रेडियाई सिमिलर हो जाता है, ट्रू और फॉल्स? True, ma'am. True, ma'am. ट्रू हो जाता है। और जरा चैट बॉक्स में रीजन डालना क्यों हो जाता है ऐसा। पढ़ के तो आए हो, मोस्टली बच्चे पढ़ के आए हो, शाबाश। चैट बॉक्स में रीजन डालो कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या हो रहा है। पुअर शील्डिंग किसका? ओके, पुअर शील्डिंग ऑफ एफ ऑर्बिटल, पुअर, ठीक है, वेरी गुड। जो एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स तुम भर रहे हो उसका शील्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर होता है, जिसकी वजह से वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड नहीं करके रख पाता है, राइट। जो आपका सीरियम से लुटेशियम के बाद होफनियम आता है, राइट, उसके आगे बढ़ता जाता है। तो 5D से पहले 4f उनका पूरा भर चुका होता है। तो ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट, आउटर इलेक्ट्रॉन्स को अच्छे से शील्ड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, राइट। तो कायदे से तो नीचे जाते वक्त बढ़ना चाहिए बिकॉज साइज बढ़ रहा है, बट क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट पुअर है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो साइज बढ़ने की बजाय क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है 4D जितना हो जाता है, जो उतना 4D वाले एलिमेंट्स का है। जिरकोनियम होफनियम का बराबर होता है, ठीक है, मोलिबेडिनम टंगस्टन का ज्यादा होता है। लेकिन हाँ ये चीज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन वहां पे मत लगा देना, यट्रियम और लेंथेनम में। मुझे किसी ने सवाल भी पूछा था कि मैम यट्रियम और लेंथेनम में क्यों नहीं दोनों की बराबर हो रही है? तो वो इसलिए नहीं बराबर हो रही क्योंकि मेरा बेटा लेंथेनम आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट है,
राइट, उसमें एफ इलेक्ट्रॉन की फीलिंग नहीं हो रही, तो वहां पे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आप नहीं लगाओगे। क्लियर है? चलिए अब चलती हूँ मैं आगे। तो रेडी होके आना डी ब्लॉक में जब भी आओगे, क्योंकि इसमें पूछने का बहुत कुछ है। चलो हेडिंग डालते हैं अभी। हेडिंग डालो सारे बच्चे, ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो मैंने शायद ये बताया था तुम लोगों को कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है? जो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। यस और नो? अगर मैं एक बार तुम्हें दर्शन दिखाना चाहूँ तो एक बार ये एनसीईआरटी में ही बना हुआ है तुम्हारा। एक पिक्चर दे रखी है एनसीईआरटी में, क्या सभी को ये दिखाई दे रही है? देखना, क्या सभी को ये दिखाई दे रही है? वेरी गुड। अब आपको इसमें से क्या दिखाई दे रहा है? आज आपका यही काम है, जितना मैं पढ़ाऊंगी वो एनसीईआरटी से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि मैम जो मैग्नीज है ना, सिर्फ मैं 3D की बात करूंगी, अपने को और नहीं बात करनी। तो जो अपनी 3D सीरीज है, दैट इज फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो है, उसमें मैग्नीज में देखो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा पा रहा है मैग्नीज। सबको दिखाई दे रहा है? ठीक है। अब जैसे ही मैं क्रोमियम पे जा रही हूँ तो क्रोमियम की मैक्सिमम 6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, वेनेडियम की मैक्सिमम 5 तक दिखा, मतलब +5 दिखा रहा है, टाइटेनियम मैक्सिमम +4 की, स्कैंडियम की सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट आपको दिखाई दे रही है। दिख रहा है सभी को? अच्छा, जब मैं आगे जा रही हूँ, मैग्नीज के राइट हैंड साइड पे जा रही हूँ, तो आयरन की मैक्सिमम +6, कम ही कंपाउंड्स होते हैं +6 वाले, बट मैक्सिमम +6, कोबाल्ट +4, निकल +4, कॉपर +2, जिंक +2। दिख रहा है आपको? कहने का ये मतलब है, जब मैं स्कैंडियम से, प्लीज समझना मेरी बात को, जब मैं स्कैंडियम से मैग्नीज पे जा रही हूँ तो मेरी ऑक्सीडेशन, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत सारी है ना? दिख रहा होगा आप लोगों को। लेकिन जैसे ही मैं मैग्नीज से जिंक की तरफ जा रही हूँ तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने की जो टेंडेंसी है वो कम हो गई है। इसका रीजन ढूंढना है हमें, ऐसा क्यों हो रहा है। तो एक बात देखते हैं, इधर आना एक बार। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बट शायद वो समझ में ना आए, तो पहले मैं समझा देती हूँ। देखो मेरा बेटा, स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुझे बताओ। स्कैंडियम का 21 होता है, तो आर्गन को मैं नहीं लिख रही हूँ, 4s2 3d1 होता है। 4s2 3d1। तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिखना चाहती हूँ, राइट? अच्छा, उसके बाद अगर मैं टाइटेनियम की बात करूंगी तो टाइटेनियम में क्या आएगा? 4s2 तो रहेगा, है ना? 3d2 हो जाएगा। यस और नो? यस मैम। उसके बाद वेनेडियम Yes, में ma'am. क्या हो जाएगा? 3d3 हो जाएगा, है ना? अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ? अब मैं मैग्नीज का लिख रही हूँ, 4s2 3d5। तो मुझे थोड़ा सा आप बता सकते हो क्या कि जब आप स्कैंडियम से मैग्नीज की तरफ जा रहे हो तो यहाँ पे क्या हो रहा है? n-1d वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ सिर्फ 1 है, यहाँ सिर्फ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है। दिख रहा है? तो ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा? यहाँ पे ध्यान से देखो, 4s और 3d में क्योंकि एनर्जी डिफरेंस कम होता है तो जो 4s के इलेक्ट्रॉन्स है वो भी पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। यहाँ पे 3 है पार्टिसिपेट करने के लिए, यहाँ पे टाइटेनियम में 1 2 3, आप इसको निकाल सकते हो, इसको और इसको। 4 मैक्सिमम दिख सकती है ऑक्सीडेशन स्टेट, सबको दिखाई दे रहा है। वेनेडियम में 5, मैग्नीज में जाते जाते 7। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जब आप स्कैंडियम से मैग्नीज तक जा रहे हो तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है जो शेयर और लूज हम कर सकते हैं, मतलब जो लूज कर सकते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, इसलिए इतनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखने को मिल रही है। पहला सवाल तो ये हो गया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद सवाल ये आता है कि मैम स्कैंडियम +2 क्यों नहीं दिखा रहा? अगर तुम ध्यान से देखो तो +2 मेरे ख्याल से सारे दिखा रहे हैं, सिर्फ स्कैंडियम को छोड़ के। दिख रहा है क्या सबको? टाइटेनियम से लेकर जिंक तक सारे +2 दिखा रहे हैं, बट स्कैंडियम भाई जी जो है सिर्फ +3 दिखा रहा है। वो इसलिए दिखा रहा है, मान लो तुम लोग इसका एक इलेक्ट्रॉन, सपोज ये इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट, पहले तो ठीक है, पहले सबसे पहले 4s वाला निकलेगा, राइट? तो बेसिकली है क्या, मान लो एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर गया, ठीक है, उसके बाद एक और भी कर गया, तो सिर्फ एक ही बचेगा। स्कैंडियम +2 में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा डी में। याद करो हाँ या ना?
अब क्योंकि देखो डी में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है तो स्कैंडियम ये सोचता है यार मैं एक काम करता हूँ पूरा खाली हो जाता हूँ, क्योंकि तुमने सुना है कि D10 वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होता है बिकॉज फुल्ली फिल्ड है, रीजन सिमिट्री और एक्सचेंज एनर्जी। अब एक्सचेंज एनर्जी तुम्हारे उसमें आया था एनसीईआरटी में, मुझसे किसी ने पूछा ही नहीं कि क्या होता है, एक बच्चे ने शायद डाउट सेशन में पूछा था। फिलहाल अभी मैं ये बोल देती हूँ कि फुल्ली फिल्ड है। उसके बाद D5 वाला स्टेबल होगा बिकॉज हाफ फिल्ड है। उसके बाद D0 वाला या तो पूरा भरा हुआ हो या फिर हाफ फिल्ड हो या फिर कुछ ही ना हो, यही चाहता है स्कैंडियम। या तो भाई भरा पूरा हूं या फिर हाफ फिल्ड हूं या फिर कुछ भी ना हो मेरे पास, यस और नो। तो वो कहता है यार मैं डी में एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या करूंगा, भेज देता हूँ यार, ये भी मैं निकाल देता हूँ। तो इससे होगा क्या, स्कैंडियम के पास आर्गन 18 नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी। दैट इज वाई स्कैंडियम सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, वो कौन सी होती है, +3। स्कैंडियम +2 वाले नहीं मिलते कंपाउंड्स, ठीक है। तो स्कैंडियम की +3 का रीजन आपको मिल गया, राइट। अच्छा, अब एक रीजन ये कि मैम मैग्नीज से जब मैं राइट साइड जा रही हूँ तो मेरी ऑक्सीडेशन स्टेट कम क्यों होती जा रही है, दिख रहा है आपको। मैग्नीज तो 7 तक दिखा रहा है, 2 3 4 5 6 7, बेचारा निकल 3 ही दिखा रहा है, कॉपर बेचारा 2 दिखा रहा है, जिंक 1 ही दिखा रहा है। हाँ या ना, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एक बात बताओ, कोबाल्ट में क्या होता है, 4s2 3d7, हाँ या ना। Yes, ma'am. 1 2 3 4 5 6 7, राइट। निकल में क्या होगा, 3d8। कॉपर का बना रही हूं मैं 4s2 3d9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तुम्हें खुद ही दिख रहा होगा अब क्या हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ 3 है जो अनपेयर्ड हैं, जो जिनके साथ कोई आके बॉन्डिंग कर सकता है, यस और नो। कॉपर, एक सेकेंड, 3d9 है ना, तो कॉपर में आपका 3d9 हो जाएगा, एक ही बचेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यस और नो। कोबाल्ट में देखो 3 ही है जिनके साथ कोई बॉन्डिंग कर सकता है। यानी कि जब आप मैग्नीज के राइट हैंड साइड जा रहे हो तो बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन है जो शेयर होने वाले हैं या शेयर करने वाले हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। अब क्योंकि कम इलेक्ट्रॉन है इसीलिए वो ज्यादा हाई, मतलब बहुत हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आपको नहीं दिखने को मिलेगी, राइट। और आपको कम ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलेगी। मैग्नीज जैसा नहीं कि 2 भी 7 भी दिख रही है, 7 जितनी तो नहीं पहुंच रहा है कोई, देखो ना 7 6 5 नहीं दिखने को मिल रहा है। तो कॉपर तो आपको +1 और +2 में ही मिलता है। जिंक +2 में ही रह के खुश है, क्यों, क्योंकि जिंक +2 3d10 है, वो क्यों चाहेगा जिंक +3 में जाना, यस और नो। बहुत हाई एनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी यार इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। निकल भी +2 ही दिखाता है, बट हाँ कुछ कंपाउंड्स है जिसमें निकल +4 होते हैं। और जितने भी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहे हैं ना, तो समझ जाना इनका बॉन्डिंग किसके साथ है, तगड़े वाले इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ है, फ्लोरीन या ऑक्सीजन, राइट। अभी जितना मैंने समझाया एक बार उसको देखते हैं एनसीईआरटी क्या लिखती है, एक बार पढ़ना ये वाली चीज। Variable oxidation state of transition elements are due to the participation of Ns and N-1d electrons in bonding. Clear है? ठीक है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं the lower oxidation state is generally exhibited when Ns electron participate in bonding and higher oxidation state are shown when Ns and N-1d electrons take part in a bonding। मतलब कहने का मतलब क्या है, जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो नो डाउट उसमें एस के इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट हुए हैं, यस और नो। बट जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है इसका मतलब उसमें डी इलेक्ट्रॉन्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्ड फॉर्मेशन। इज दैट क्लियर? ठीक है। फिर वो कह रहे हैं इट मे बी नोटेड, वो कहते हैं नोट करो कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो डिफरेंट होती है फ्रॉम ईच अदर बाय यूनिटी। यूनिटी का क्या मतलब है, इधर आओ। जैसे मैग्नीज है +2 +3 +4 +5 +6 +7, ये दिखा रही है कितने का डिफरेंस आ रहा है, यूनिटी का, 1 का। जबकि नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट आर डिफर बाय 2। याद करो लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने क्या पढ़ा था, +2 +4, बट ये +2 पे ज्यादा स्टेबल होता है बिकॉज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। याद आ रहा है सबको, याद आ रहा है।
ये आपको स्टेटमेंट में पूछ सकता है, स्टेटमेंट बेस्ड सवाल में पूछ सकता है, ये आपको आया भी हुआ है क्वेश्चन। समझे? एक एक लाइन हम पकड़ के चलते हैं, राइट? आगे बढ़ो। ओके, मेरे कहने पे पहला पॉइंट सारे बच्चे पढ़ेंगे। ये एनसीईआरटी ही है जिसको मैंने बस कलरफुल उसमें लिखा हुआ है, नथिंग एल्स। मेरे कहने पे फर्स्ट पॉइंट पढ़ो और देखो कुछ समझ में आया या नहीं आया। एवरीवन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट पॉइंट। मैम पढ़ लिया। अब मुझे ये बताओ किसको समझ में नहीं आया, मैं क्लियर कर देती हूँ। सबको आ गया? वही सेम चीज है जो भी मैं बता के आई हूँ, ठीक है? हरनूर को समझ में नहीं आया क्या? दिव्यांश नहीं आया क्लियर? क्या क्लियर नहीं हुआ? मैम थर्ड वाली लाइन ही क्लियर हुई है। लवप्रीत क्या क्लियर नहीं हुआ? अक्षिता? मैम जहाँ से लिखा है कि लेसर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स, वहां से समझ नहीं आया। देखो वो कह रहा है द एलिमेंट्स विच गिव द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, वो तुम्हें मिडल ऑफ द सीरीज में मिलेगा। वो कौन है? मैग्नीज है। तो अगर आपसे कोई पूछे 3D सीरीज में सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कौन दिखा रहा है, तुम्हारा आंसर क्या होगा? जल्दी बोलो। मैग्नीज होगा। क्लियर है? चलो, फिर वो कह रहे हैं लेसर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एट द एक्सट्रीम एंड। एक्सट्रीम एंड पे जाओ ना, ध्यान से देखो। एक्सट्रीम एंड या तो ये वाला एंड या ये वाला एंड। यहाँ पे देखो ना, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आपको दिख रही है, बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिख रही है। वो क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि यहाँ पे देखो ना, जब मैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम की बात करूँ तो इतने इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, दिखाई दे रहा है आपको? और जब आप एक्सट्रीम राइट में चले जाओगे तो वहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही कम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो चुकी है। यस और नो? तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही कम बचे हैं बॉन्ड बनाने के लिए, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, बट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम है, राइट? अब मान लो कोई इनके साथ बॉन्ड बनाने आएगा, इसके साथ बना लेगा, इसके साथ बना लेगा, इसके साथ बना लेगा। यस और नो? है ना? क्लियर हुआ? यही लिखा हुआ है उसमें, द लेसर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एट द एक्सट्रीम एंड फ्रॉम ईदर टू फ्यू इलेक्ट्रॉन, या तो बहुत कम इलेक्ट्रॉन है लूज और शेयर करने के लिए, एग्जाम्पल भी बोला हुआ इसने स्कैंडियम, टाइटेनियम जैसे कि, या फिर बहुत ज्यादा डी इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब हेंस फ्यूअर ऑर्बिटल आर अवेलेबल इन विच टू शेयर इलेक्ट्रॉन विद अदर्स। यही पढ़ाया है। क्लियर हो गया? राइट? चलिए नेक्स्ट हम आते हैं सेकंड पॉइंट पढ़ो सारे बच्चे। सेकंड पॉइंट क्लियर करो, क्या दिया हुआ है? मैम पढ़ लिया। स्कैंडियम 2, यानी कि ये क्या लिखी हुई है? ऑक्सीडेशन स्टेट। तो वो कह रहे हैं स्कैंडियम +2 इज वर्चुअली अननोन, नहीं है, ये +3 दिखती है आपको। फिर वो कह रहे हैं कि जो टाइटेनियम +4 है ना, वो ज्यादा स्टेबल है, टाइटेनियम +3 एंड टाइटेनियम +2। इसका रीजन एनसीईआरटी नहीं बताती है, तुम बता सकते हो? मैम वो D0 में जाना वेरी चाहेगा। गुड, वेरी गुड। गूगल यस। ठीक है, क्योंकि इसमें D0 है, ये कहता है यार मैं तो कोई इलेक्ट्रॉन ना लेके खुश हूं, बजाय कि 1 या 2 इलेक्ट्रॉन लेना। ठीक है, अच्छा आगे आओ। एट द अदर एंड ओनली ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जिंक इज +2, नो डी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व, राइट? क्योंकि डी फुल्ली फिल्ड है, वो नहीं चाहता। क्या करेगा वो? कैसे करेगा? पेयरिंग हो रखी है। यस और नो? शेयर करने के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं है उसके पास, राइट? हो जाएगा। चलो मेरे कहने पे थर्ड पॉइंट पढ़ो। मेरे कहने पे, ये मैं ही समझाऊंगी क्योंकि इतना शायद ना आए तुम्हें समझ में। थर्ड पॉइंट पढ़ो, 1 बाय 1 पॉइंट पढ़ते जाओ। शाबाश। मैं समझाती हूँ,
देखो ये वाला तो पक्का तुम्हें समझ में आया होगा कि जब मैं मेरे से पी ब्लॉक सबने पढ़ा है, राइट? तो पी ब्लॉक में हमने क्या बोला था, याद करो, जब मैं नीचे जाती जाऊंगी तो मेरी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा फेवर हो रही थी, मतलब ज्यादा स्टेबल थी नीचे जाते वक्त ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। लेकिन जब मैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करूंगी वो अपोजिट है। तो बेसिकली क्या देखा गया, इट इज फाउंड दैट, वो बोल रहा है इट इज फाउंड दैट, ऐसा देखा गया कि इन्होंने ग्रुप 6 की बात कर रखी है और हमें भी उसी की बात करनी है। ग्रुप 6 में क्या होता है, इधर आना, क्रोमियम होता है, मोलिबेलिनम होता है, टंगस्टन होता है। तो इसमें ये देखा गया, तो डाउन द ग्रुप जब आप जा रहे हो तो हेवियर मेंबर्स में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है, मोर स्टेबल, राइट? तो अगर मैं बोलूं मोलिबेडियम और टंगस्टन ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है वो ज्यादा स्टेबल होगी एज कंपेयर टू क्रोमियम, यस और नो? तो यहाँ पे यही बोला हुआ है कि इन ग्रुप 6 मोलिबेडियम एंड टंगस्टन आर फाउंड टू बी मोर स्टेबल देन क्रोमियम 6। Thus, chromium 6 in the form of dichromate in acidic medium is a strong oxidizing agent। इसके बारे में हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, जहाँ पे हम कंपाउंड्स डिस्कस करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के। जिसने अगर स्कूल में पढ़ लिया तो तुम्हारे स्कूल में टीचर्स ने पढ़ाया होगा, परमैग्नेट और डाइक्रोमेट की रिएक्शंस पढ़ाई, ठीक है? तो हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली डाइक्रोमेट क्या होता है, ये मैंने शायद बताया भी था तुम्हें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बताया था आई गेस। तो यहाँ पे देखो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एसिडिक मीडियम में ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा खुद को रिड्यूस करेगा, यही मतलब है। तो क्रोमियम यहाँ पे +6 में है। अब +6 में तो इसका मतलब क्या है, वो इतना ज्यादा स्टेबल नहीं है एज कंपेयर टू मोलिबेडियम और टंगस्टन। तो मुझे एक बात बताओ, क्रोमियम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा या नहीं करेगा जब वो +6 में होगा? हाँ, क्योंकि वो अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करना चाहेगा, कम करना चाहेगा, यस और नो? तो क्रोमियम सबसे डाइक्रोमेट जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जबकि मैं मोलिबेडियम की बात करूं, इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं, टंगस्टन का ऑक्साइड, ये इतने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये +6 में स्टेबल है, ये नहीं जाना चाहते हैं +6 से कम वाली ऑक्सीडेशन स्टेट में। दैट इज व्हाई दे आर नॉट गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जम गई बात? बताओ, ठीक है। 4th पॉइंट को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अभी पढ़ाया नहीं है, तो एक बार इसको ऐसे ही देख लेते हैं। Low oxidation state are found when a complex compound has ligands capable of pi acceptor character in addition to sigma bonding। मतलब अभी नहीं शायद समझ में आएगा, बट मैं आपको अभी ये बता देती हूँ कि जैसे आपके कुछ कंपाउंड्स है, जैसे डी ब्लॉक के कुछ एलिमेंट्स है, जैसे निकल हो गया, आयरन हो गया, टंगस्टन हो गया, ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी मिलते हैं, ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलते हैं। जैसे ये जो ये वाला कंपाउंड होता है, इस पे करेंगे डिटेल में चर्चा करेंगे हम कोऑर्डिनेशन में, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये, निकल टेट्रा कार्बोनिल कंपाउंड है। इसमें निकल +0 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, मतलब प्लस तो क्या है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, राइट? तो हम आगे सीखेंगे, अभी के लिए इसको आप मार्क कर सकते हैं, लिख देना कि मैम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ाएंगे हमें, राइट? आगे आते हैं। ओके, नेक्स्ट, क्या सबको एनसीईआरटी की टेबल दिख रही है? एक दिस टेबल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब इस टेबल को पढ़ना कैसे है, यही असली खेल है, यही असली खेल है। आ जाओ, मैं एक बार दोबारा रिवाइज कराती हूँ, आना एक बार, मैं एक बार आपको दोबारा रिवाइज कराती हूँ। हाँ, एक और चीज आप मेंशन कर सकते हो, अगर मान लो कोई पूछ ले कि पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन दिखाता है पूरे पीरियोडिक टेबल में, तो ध्यान रखना रुदेनियम और ऑस्मियम की जो होती है वो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, +8, राइट? वैसे आएगा नहीं क्वेश्चन, बट लिख लो, क्या पता आपको कभी पूछ ले तो बता सकते हो, राइट? रुदेनियम और ऑस्मियम की होती है +8। अच्छा, अब यहाँ पे आओ, इधर आना। अभी तक तुम लोग क्या समझे कि मैम 3D सीरीज में सबसे ज्यादा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज दिखा रहा है, टाइटेनियम मैक्सिमम +4 तक जा रहा है, क्रोमियम मैक्सिमम +6 तक जा रहा है, वेनेडियम +5 तक जा रहा है,
लेकिन जब मैं मैग्नीज से आगे जा रही हूँ तो बहुत कम ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे देखने को मिल रही है। ठीक है, एक बात मेरी गौर से ध्यान रखना, अगर आपको कोई एलिमेंट ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में दिखाई दे रहा है, मतलब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में दिखाई दे रहा है, तो पक्का समझ जाना या तो वो फ्लोरीन जी के साथ जुड़ा हुआ है या फिर वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। इज दैट क्लियर? जैसे यहाँ पे देखो टाइटेनियम, इधर देखो टाइटेनियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, तो यहाँ पे टाइटेनियम का हैलाइड आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे X क्या हो सकता है? X फिलहाल यहाँ पे फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। मैम आपको कैसे पता? ये देखो ये लिखा हुआ है इन्होंने, हियर वेयर X इज इक्वल टू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी कि टाइटेनियम जो है फ्लोरीन के साथ भी +4 दिखा सकता है, क्लोरीन के साथ भी, ब्रोमीन के साथ भी, आयोडीन के साथ भी। अगर मैं वेनेडियम की बात करूं तो इसकी मैक्सिमम +5 होती है, ये सिर्फ फ्लोरीन के साथ मैक्सिमम दिखा सकता है +5, हाँ या ना? किसी और के साथ औकात नहीं है +5 दिखाने की। इज दैट क्लियर? ठीक है, क्रोमियम मैक्सिमम +6 दिखाता है, किसके साथ बनाएगा जोड़ी? ये फ्लोरीन के साथ। तो क्रोमियम अपनी मैक्सिमम किसके साथ दिखाता है? फ्लोरीन के साथ। आगे आओ, मैग्नीज अपनी मैक्सिमम कितनी दिखाता है? +7। बट क्या MnF7 हो सकता है क्या? नहीं, ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है। तो फ्लोरीन के साथ ये मैक्सिमम +4 तक ही दिखा सकता है। प्लीज नोट करो इसको, बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, मैम MnF7, मैम NF7, अभी बताऊंगी ऐसा क्यों नहीं है। तो मैग्नीज की फ्लोरीन के साथ मैक्सिमम +4 तक ही जा सकती है, ये याद हो जाएगा क्योंकि मैं इतनी बार बोलूंगी ये चीजें, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। आगे बढ़ो, आयरन बेचारा, इधर देखो ना, आयरन या तो +2 में दिख रहा है आपको, +3 में दिख रहा है, हैलाइड्स में दिख रहा है आपको, इधर ध्यान से देखो। तो यहाँ पे जो X है वो क्या हो सकता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन हो सकता है, राइट। कोबाल्ट देखो बेचारा, इधर आओ ना, कोबाल्ट, इसकी मैक्सिमम जो +3 है वो सिर्फ किसके साथ है? फ्लोरीन के साथ है। यस और नो? निकल, निकल हैलाइड्स के साथ है आपका, NiF2 हो सकता है। ये बहुत ज्यादा ऐसे रटना नहीं है, ठीक है। कॉपर की 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट आपको दिख रही हैं, दिख रहा है आपको +1 और +2, ध्यान से देखेंगे सारे, ये देखिए। अब ये ध्यान रखो जो X2 है, यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जो है या तो फ्लोरीन हो सकता है या क्लोरीन हो सकता है। मैं यहाँ पे नीचे लिखना चाहूंगी इसको, जो ये लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी में, इसका मतलब या तो CuF2 होगा या CuCl2 होगा। क्या ये बात क्लियर है? यानी कि डाई हैलाइड्स आपको दिख रहा है सबको, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, कई कई जगह ब्रोमीन भी दे रखा है, लेकिन CuI2 कभी नहीं होगा। इसका रीजन हम आगे अभी पढ़ने वाले 2-4 मिनट में, ठीक है। अच्छा, Zn भैया को देखो मैम, ये तो दिखाता ही +2 है, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हें क्या मोटा मोटा बात क्या पता चल रही है? मैम हमें यहाँ से ये पता चल रहा है कि एक तो जो ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है ना, हैलाइड्स के साथ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहे हैं। दूसरी बात, जो उनकी बहुत ज्यादा हायर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ दिखा रहे हैं। ये बात क्लियर हुई तुम सबको? यस और नो? यस मैम। बहुत बढ़िया। ऐसे जैसे देखो इन्होंने एक ये भी लिखा हुआ है CuX वाला, यहाँ पे ये वाला, तो यहाँ पे ये X क्या है? X तुम्हारा Cl हो सकता है, अरे ये क्या हो, X तुम्हारा Cl हो सकता है, Br हो सकता है, और ये हो सकता है, CuF नहीं हो सकता, ठीक है। तो छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रख सकते हो, वरना रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, राइट। चलो और इम्पोर्टेंट बातों पे चलते हैं, और इम्पोर्टेंट, एनसीईआरटी कुछ और भाषा में भी लिखती है चीजों को। देखो पहला पॉइंट देखो ना क्या लिखती है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तुम्हें समझ में आ गया होगा क्या लिखा हुआ है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर आर अचीव्ड इन TiX4 टेट्राहेलाइड्स एंड VF5 एंड CrF6। तो बेसिकली मैंने क्या किया है, जो ये टेबल में मैंने तुम्हें ज्ञान दिया है उसको मैंने पॉइंट्स में लिख दिया है, राइट। दिख रहा है आपको? अबे बोलो, दिख रहा है नहीं दिख रहा क्या? VF5, यस मैम। हाँ बोलो ना फिर,
घूम मत जाओ। सेकंड पॉइंट देखो, पढ़ो इसको, पढ़ो पढ़ो। +7 स्टेट फॉर मैग्नीज इज नॉट रिप्रेजेंटेड इन सिंपल हैलाइड्स। दिख रहा है, फ्लोरीन के साथ वो मैक्सिमम +4 दिखा सकता है, यस और नो? फ्लोरीन के साथ वो +4 दिखा सकता है, लेकिन ये वाला कंपाउंड कह रहे हैं नोन है। मतलब यहाँ पे देखो ना, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रखा है इसने। यहाँ पे चेक करो मैग्नीज की कितनी वो है, ऑक्सीडेशन स्टेट है +7। देखो ध्यान से, सबको दिख रहा है? तो सिर्फ Yes, ma'am. क्लोरीन के साथ नहीं दिखा सकता, ऑक्सीजन को आना पड़ेगा भाई रोल में। आगे आओ। फिर वो कह रहा है बियॉन्ड Mn, मतलब Mn से जब आप आगे जा रहे हो, नो मेटल हैज ट्राई हेलाइड एक्सेप्ट Fe(X3) एंड COF3। सबको दिखाई दे रहा है? ऊपर आ जाओ बेशक। Fe के जब आप मैग्नीज के राइट हैंड साइड पे जा रहे हो तो ट्राई हेलाइड में या तो Fe(X3) दिख रहा है या COF3 दिख रहा है, और कोई भी नहीं दिख रहा। क्या क्लियर हुई ये बात? चलो तीसरा पॉइंट पढ़ो, पढ़ो। ध्यान रखना ये उसमें है, सबस्क्रिप्ट में है। ये तुम्हें ऐसे ऐसा नहीं है, ये ऐसा F के साथ 3 नहीं लिखा हुआ, यहाँ नीचे लिखा हुआ है। चलो थर्ड पॉइंट सारे बच्चे पढ़ेंगे, वेरी गुड। करणदीप पढ़ रहे हो आप? विनय, विनय नहीं है क्या आज? भवानी यस मैम। है, ठीक है, मैम। ओके। उसने ना कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ऐसा कोई सॉलिड चीज तो नहीं बताई उसने, बट उसने कुछ कुछ थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। वो कह रहा है कि आप देख पा रहे हो कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है बेसिकली फ्लोरीन के साथ दिखा रहे हैं, जैसे COF3, VF5, CrF6। समझ रहे हो? तो ऐसा क्यों है? देखो कोई भी कंपाउंड क्यों बनना चाहेगा? देखो अगर मान लो जब कोई कंपाउंड, देखो हम ये पढ़ते हुए कि किसी कोई केमिकल मान लो रिएक्शन हो रही होती है, पुराने बॉन्ड टूटते नए बॉन्ड बनते हैं, यस और नो? तो अगर मान लो कोई कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही है, अगर वो जब वो बन रहा है, जो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है उसको, जब वो बन गया, तो इसका मतलब वो स्टेबल कंपाउंड है, यस और नो? तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, वो बेसिकली क्या बताना चाह रहा है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू इधर हाई लैटिस एनर्जी। वो कह रहा है इसकी लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा है। लैटिस एनर्जी ज्यादा होने का मतलब क्या है यार? तुम्हें बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी इसको ब्रेक करने के लिए, यस और नो? तो लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा है। फिर वो कह रहे हैं और हायर बॉन्ड एंथैल्पी फॉर द हायर कोवेलेंट कंपाउंड्स। तुम लोगों को मालूम है कि जब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो बेसिकली वो शेयरिंग करते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। अब क्योंकि जो कंपाउंड बन रहा है वो स्ट्रॉन्ग है, तो उसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा बॉन्ड एनर्जी चाहिए होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी चाहिए होगी। यानी कि तुम्हें क्या ध्यान रखना है कि ये कंपाउंड्स जो है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जो स्टेबल हो रहे हैं विद फ्लोरीन, विद मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उसका रीजन या तो लैटिस एनर्जी है। ये सब ना एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से पता चलता है कि भाई साहब इस फलाने कंपाउंड की लैटिस एनर्जी इतनी आई है, इस फलाने कंपाउंड की बॉन्ड एंथैल्पी इतनी ज्यादा आई है, उसके बेसिस पे यहाँ पे लिख रहा है एनसीईआरटी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब हमारे पास उसने तो दे दी, एक्सपेरिमेंटल डेटा से लिख दिया, अब हमें क्या करना है, उसको फिर पढ़ना है। तो या तो लैटिस एनर्जी इसका कारण है या फिर हायर बॉन्ड एंथैल्पी। समझ गए? जिसकी वजह से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ये स्टेबल कंपाउंड्स बना रहे हैं फ्लोरीन के साथ। एनसीईआरटी लिखती है ये सारी बातें। चलिए ये वाला पॉइंट पढ़ो, पढ़ो, शाबाश।
देखो यहाँ तक समझते हैं पहले। वो कह रहे अनदर फीचर ऑफ फ्लोराइड इज देयर इनस्टेबिलिटी इन द लो ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब अगर आप लो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला फ्लोराइड ले रहे हो तो उसमें वो स्टेबल नहीं होगा फ्लोराइड। अगर तुमने ध्यान से देखा हो, इधर देखना एक बार, जो VX2 है इसमें एक्स फ्लोरीन नहीं है, या तो क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। अगर फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है तो वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को दिखाएगा। इज दैट क्लियर? ऐसे ही वो कह रहा है सेम अप्लाई टू CuX, जो अभी मैंने यहाँ पे बताया था तुम लोगों को। ये देखो, ये रहा, दिख रहा है सबको? यहाँ पे CuCl है, Br है और I है, राइट? तो बस वही लिख रहा है वो। फिर कहते हैं ऑन द अदर हैंड, वो कह रहे हैं जितने भी कॉपर 2 हैलाइड्स हैं वो हमें नोन होते हैं एक्सेप्ट आयोडाइड। यानी कि कहना चाह रहे हैं CuBr2, CuCl2, CuF2 इसके अकॉर्डिंग जो होते हैं ये एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन CuI2 एग्जिस्ट नहीं करता है। यही मतलब है इस लाइन का, एक्सेप्ट द आयोडाइड। पर ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा हो इसलिए रहा है कि जब CuI2 जो है जब ये बनने से पहले बेसिकली इसमें हो क्या जाता है, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे कॉपर +2 में है और I माइनस है, यस और नो? तो अब यहाँ पे बेटा जो I माइनस है वो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होगा? जो दूसरों को रिड्यूस करे और खुद को, जल्दी बोलो, ऑक्सीडाइज करे। तो ये -1 में खुद तो 0 में चला जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, और कॉपर का क्या करा देता है? रिडक्शन करा देता है। देखो कॉपर +2 से +1 में चला गया। इसीलिए CuI2 एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि जैसे ये पास में आएंगे तो CuI2 बनने के बजाय हो क्या जाएगा? ये बन जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट और नोट? I नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू I2। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये तुम्हारे बोर्ड्स में भी आता है, 2 नंबर का आएगा, या हो सकता है MCQ में आ जाए। तब तुम्हें ये लिखना पड़ेगा, ये एक इक्वेशन लिखा ना, तुम्हें पूरा नंबर मिल जाएंगे। 1 या 2 नंबर में ये आता है। वो कहेंगे कि ऑल कॉपर 2 हैलाइड्स आर नोन एक्सेप्ट आयोडाइड, एक्सप्लेन। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पे वो लिख के आना पड़ेगा। डन। आई नो NCERT काफी कुछ लिखती है, बट क्या करें, यही चैप्टर की डिमांड है। अब हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लो किसी की शिफ्ट में सपोज 3 क्वेश्चन आ गए, है ना, अगर मान लो किसी की शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आ गए, तो फिर उसको 8 नंबर का छोड़ के आना पड़ेगा, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि इस चैप्टर में कोई बच्चा छोड़ के आए, राइट? चलिए आइए, ओके, नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखना मेरा बेटा एक बार। वो कह रहा है हाउएवर, लेकिन मैनी कॉपर 1 कंपाउंड्स, मतलब जिसमें कॉपर, जो ऐसे वाले कंपाउंड जिसमें कॉपर +1 होते हैं ना, वो स्टेबल नहीं होते हैं यार। याद करो, मैंने तुम्हें P ब्लॉक में डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन करवाई थी। क्या थी? जब सेम स्पीसीज का ऑक्सीडेशन होता है और उसी सेम स्पीसीज का रिडक्शन होता है। रिमेम्बर एवरीवन, याद आ रहा है? तो कॉपर +1 के जो कंपाउंड्स होते हैं वो कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन में स्टेबल नहीं होते हैं, राइट? और स्टेबल नहीं होते तो ये डिस्प्रपोर्शनेट कर जाते हैं इसमें, यानी कि कॉपर +1 ऑक्सीडाइज होके कॉपर +2 में भी चेंज होता है, रिड्यूस होके ये 0 में भी चला जाता है। दैट इज व्हाई दिस इज एन एग्जांपल फॉर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ी महाभारत आ जाती है। तुम्हारे शायद सवाल हो सकता आया हो दिमाग में, या हो सकता अभी तक नहीं आया हो, तो मैं क्लियर कर देती हूँ। पहले मेरे को क्लियर करने दो, हो सकता है वही सवाल हो, शकनप्रीत रुक जाओ, राइट? देखो, एक्वस सॉल्यूशन में कॉपर +1 स्टेबल नहीं होता है, कॉपर +1 स्टेबल होता है ओनली इन सॉलिड स्टेट।
ये पेपर में नहीं आएगा बट लिख लो, हो सकता है कहीं पे काम आ जाए, डब्बा बना के लिख लेना। अब यहाँ पे तुम्हारा सवाल ये आ सकता है, मैम कॉपर +1 में तो ये मैम 3D10 है और कॉपर +2 में 3D9 है, फिर ये कैसे स्टेबल नहीं है? हाँ या ना? सोचो, कॉपर +1 3D10 है और कॉपर +2 3D9 है, फिर कैसे कॉपर +1 स्टेबल नहीं है? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आ जाओ। देखो, जब कॉपर +1 आपका कॉपर +2 में चेंज होगा तो बेसिकली क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए होगी ना इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, है ना, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। यस और नो? हाँ या ना? अरे बोलो ना। यस मैम। और एक्वस फेज में क्या होता है, याद करो, मैंने तुम्हें शायद बताया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। एक्वस फेज में क्या होगा, कॉपर +2 इस पे क्या है, चार्ज डेंसिटी इस पे चार्ज है, तो वाटर के मॉलिक्यूल घेरेंगे इसको, और जब वाटर के मॉलिक्यूल घेरते हैं तो एक एनर्जी रिलीज होती है जिसका नाम क्या था, हाइड्रेशन एनर्जी। याद आ रहा है? तो मेरा बेटा इसमें होता क्या है, ध्यान से सुनना। जब कॉपर +1 से कॉपर +2 बनता है, वो बनता इसीलिए है क्योंकि जब कॉपर +2 बनता है तो इस केस में बहुत ज्यादा नेगेटिव हाइड्रेशन एनर्जी होती है, मतलब बहुत ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर +2 रादर देन Cu+ इज ड्यू टू much more negative hydration energy of copper +2 than copper +1। मतलब ये हाइड्रेशन एनर्जी इतनी ज्यादा रिलीज हो जाती है जितनी हमें सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है ना, हाइड्रेशन एनर्जी, वो कंपनसेट कर देती है। मतलब या मैं सीधे शब्दों में बोलूं, हाइड्रेशन एनर्जी जो है आयनाइजेशन एनर्जी पे भारी पड़ जाती है। गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि जब ये बनता है तो इतनी एनर्जी रिलीज हो जाती है जितनी इसको देने के लिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो देनी पड़ती है उसको भी क्या कर देती है, वो बैलेंस कर देती है, मतलब कंपनसेट कर देती है। इस वजह से ये क्या हो रहा है, डिस्प्रपोर्शनेट हो रहा है। तो कॉपर, ध्यान रखना, कॉपर +2 ज्यादा स्टेबल है कॉपर +1 से। यस और नो? ये ध्यान रखना, बच्चे नहीं रखते हैं ध्यान में, मैं बता रही हूँ, पेपर में कम से कम 4 बार आ चुका है जेई में। रीजन, ड्यू टू मच मोर नेगेटिव हाइड्रेशन एनर्जी। ये पॉइंट क्या याद रखोगे? कल आते ही पूछूंगी, कल है ना मेरी क्लास तुम लोगों के साथ, आते ही मैं पूछूंगी। अगर तुम्हें लग रहा है ना, जैसे मान लो हो सकता है अभी तुम्हें समझ में आ रहा हो, बट जैसे ही तुम घर जाके करो तुम हो सकता है नहीं समझ में आए कि ये क्या बताया था मैम ने, फटाफट रिकॉर्डेड लेक्चर देखो और उसको लिख लो। थोड़ा सा है यार ऐसा चैप्टर, अपने आप से एक्सपेक्ट नहीं करना कि तुम एक क्लास में ही प्रो हो जाओगे। इट विल टेक टाइम, रिवीजन करोगे तभी ये स्ट्रॉन्ग बनेगा। शगनप्रीत बोलो। मैम मेरा क्वेश्चन एक और था कि जैसे आपने बताया कि वो उसमें +2 ज़्यादा स्टेबल होता है, तो मैम जैसे हमने चेक, ये तो एक्वा सॉल्यूशन की बात हो गई, लेकिन मैम हम जो कॉपर +2 है इन सॉलिड और गैस हर स्टेट में, तो मैम उसमें वो ज़्यादा स्टेबल कैसे होता है? किसमें? कॉपर +2? यस मैम। नहीं, सॉलिड स्टेट में तो कॉपर +1 स्टेबल है बेटा। ये देखो, यानी कि जैसे हम जितना, जहाँ तक हम पढ़ते हैं कि उसके कॉपर +2 के कंपाउंड से ज़्यादा बनते हैं, ऐसा क्यों होता है? यही रीजन है, हाइड्रेशन एनर्जी उसमें ज्यादा निकलती है इस वजह से, राइट? क्योंकि जब भी हम फॉर्मेशन करते हैं तो देखो एक्वस मीडियम तो होता ही है हमारे पास, तो एक्वस मीडियम में क्या होता है, कॉपर +2 हमारा ज्यादा स्टेबल होता है। रीजन यही है, ड्यू टू मोर नेगेटिव हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज हो जाती है इस वजह से। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे देखोगे तो कॉपर +1 ज्यादा स्टेबल है, लेकिन यहाँ पे धोखा मत खा जाना तुम लोग। पेपर में सवाल आ सकता है ऐसे कि कॉपर +1
इज मोर स्टेबल देन सॉरी हाँ कॉपर +1 इज मोर स्टेबल देन कॉपर +2 ऐसे करके पूछा जा सकता है, राइट, बट एक्चुअली दिस इज रॉन्ग. कॉपर +2 इज मोर स्टेबल देन कॉपर +1 इन एक्वस सॉल्यूशन. अगर मान लो पेपर में सॉलिड स्टेट दे रखा है तो कॉपर +1 स्टेबल है, ध्यान से सुन लो. और अगर पेपर में नहीं मेंशन है कुछ भी, एक्वस मीडियम मेंशन नहीं है या नथिंग इज मेंशन, तो भी कॉपर +2 इज मोर स्टेबल ही लगा के आओगे. एक क्वेश्चन भी मैं यहाँ पे लेके आई थी, रुक जाओ एक बार मैं दिखाई देती हूँ, अब लगे हाथ. आना एक बार, ये क्वेश्चन देखो, तुम जल्दी से देखो एक बार. दिख रहा है सबको? पढ़ना एक बार, पढ़ो एक बार सारे बच्चे. ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है और जो कि जेई में पूछ रखा है. एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के डायरेक्ट सवाल आते हैं. अब ये नहीं कि उसको पढ़ने बैठ जाओगे, राइट. पढ़ना एक बार इसको. इस क्वेश्चन को देख के धोखा खा जाओगे या नहीं खा जाओगे? जिस बच्चे ने हाइड्रेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा, मैं 100% गारंटी देती हूँ वो बच्चा यही लिख के आएगा कि कॉपर 2 लेस स्टेबल होता है. बट गलत हो जाएगा अगर ऐसे करके आए तो. आंसर क्या होगा ये? तो एक्वस मीडियम दिया हो या ना दिया हो, कॉपर +2 ही ज्यादा स्टेबल होगा. इज दैट क्लियर? एक और क्वेश्चन भी था, एक मिनट को देखती हूँ था क्या. नहीं, वो शायद हो सकता है मैंने असाइनमेंट में डाला हूं. चलो अब कुछ क्वेश्चन आए गए हैं तो कर ही लेते हैं. ये वाला क्वेश्चन करो, टेस्ट समझ लो. ये तुम्हारा 1 मार्क का टेस्ट है, 1 नंबर का सवाल है, करना इसको. हाँ हाँ, अगर मेंशन कर दिया सॉलिड से तो कॉपर +1 होगा बेटा, है ना. बताओ भाई, स्टेटमेंट 1 सही है या गलत है? शाबाश एवरीवन, सब ट्राई करो. गलत होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है अपने को. सब ट्राई करो एक बार, हैंड रेस करो. दिव्यांश उसमें मत लिखो, चैट में चित्कर्ष मत लिखो, हैंड रेस करिए एक बार. वेरी गुड. जसिका है क्या क्लास में? ठीक है, वेरी गुड. तो जो 15 बच्चों ने हाथ खड़े किए हैं उनके अकॉर्डिंग क्या है? इसका मतलब बाकी बच्चे ध्यान से नहीं सुनते हो, है ना. बताओ क्या होना चाहिए? पहला ट्रू है क्योंकि Yes, ma'am. क्रोमियम +6 में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, स्टेबल तो नहीं है, तो ये दूसरी वाली क्या हो जाएगी? फॉल्स. डन. यस मैम. चलो और क्वेश्चन है क्या? ये वाला करो. द मेटल दैट शोज हाईएस्ट एंड मैक्सिमम, अच्छा ओके, हाईएस्ट एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट. कौन है वो प्यारा सा भाई? ये तो सारे कर लो. 39 के 39 हैंड रेस कर लो, कोई भी चैट में नहीं बताएगा. वेरी गुड. करो करो. 10 बच्चे और जिनका हाथ नहीं खड़ा, 12 बच्चे. ठीक है, 9 स्टूडेंट्स हैं जिनका हाथ अभी तक नहीं खड़ा है. 7 बच्चे. वेरी गुड. करो करो. 7 बच्चे कहाँ हैं जो हाथ ही नहीं खड़ा कर रहे? ओके. 4 बच्चे. कौन रह गया? अंकिता. अंकिता ने हैंड रेज नहीं किया हुआ. ठीक है, वेरी गुड. क्या आंसर आएगा जल्दी बताओ? ऑप्शन बी. बी. कर लोगे? ऐसे सवाल पेपर में आएंगे तो
ये मत हो जाना खुश, अरे इतना आसान, कहीं हम ही तो गलत नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, तभी आपको हमेशा बोला जाता है कि इजी वाले पिक करना सीखो सबसे पहले पेपर में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, ये वाला करो। ओके, क्या आंसर होगा? मैम डी ऑप्शन। डी। No scandium. स्कैंडियम इज द करेक्ट वन, ठीक है। +3 दिखाता है बस वो। ओके, और है कोई क्वेश्चन? देख लेते हैं, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस थे, आगे चलते हैं। और अच्छा, एक बार यहाँ पे आओ। हाँ, डी आएगा उसका। एक बार देखना यहाँ पे, थोड़ा सा नजर दौड़ाओ ना, क्या लिखा हुआ है। देखो, वो क्या थे जो भी मैंने बताया था, हैलाइड्स थे। ये क्या है? ऑक्साइड्स है, राइट। चलिए आइए, इसको मैं ना ज्यादा इंपॉर्टेंट बोलूंगी ऊपर वाली टेबल से। तो यहाँ पे 1 बाय 1 सोचते हैं कि क्या होगा। देखो, स्कैंडियम तो हमें पता है +3 दिखाता है, तो स्कैंडियम का ऑक्साइड आपको दिख रहा है जिसमें स्कैंडियम +3 में है। निकाल भी सकते हो, 2x - 6 = 0, तो x +3 आ रहा होगा। यहाँ पे दिख रहा है सबको। टाइटेनियम मैक्सिमम +4 दिखाता है अपनी, तो एक तो हमने उसका हैलाइड देखा और ऑक्साइड भी होता है इसका, दिख रहा है सबको। वेनेडियम मैक्सिमम +5 दिखाता है, एक हमने उसका हैलाइड देखा, ऑक्साइड के साथ भी V2O5 बना रहा है, यानी कि इसमें भी ये +5 ही है। तो क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो फ्लोरीन के साथ या फिर ऑक्सीजन के साथ दिखा रहे हैं। क्रोमियम मैक्सिमम +6 दिखाता है, फ्लोरीन के साथ भी, और देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ भी। मैग्नीज की बात करें तो वो फ्लोरीन के साथ मैक्सिमम +4 ही दिखा पाता है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ वो +7 दिखा पा रहा है। देख पा रहे हो, Mn2O7, मैग्नीज इज इन +7। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन बनता है कि फ्लोरीन के साथ तो वो सिर्फ 4 ही बॉन्ड बना रहा है, मतलब +4 दिखा रहा है, जबकि ऑक्सीजन के साथ वो +7 दिखा रहा है। ऐसा अन्याय क्यों फ्लोरीन के साथ, जबकि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है? क्वेश्चन बन सकता है या नहीं बन सकता? ये इसका रीजन अभी देख लो तुम, फिर मैं आगे भी बता दूंगी। इसका रीजन अभी देख लो। क्योंकि मेरा बेटा, फ्लोरीन एक बॉन्ड बना सकता है, जबकि ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना सकता है? जल्दी बताओ। 2 बना सकता है। तो जो Mn2O7 का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से होता है, दिख रहा है सभी को? 1 2 3 4 5 6 7। और जबकि MnF4 का इस तरीके से होता है। देखो ना, ऑक्सीजन की टेंडेंसी होती है मल्टीपल बॉन्ड बनाने की। 2 बॉन्ड बना रहा है, तो 2 बॉन्ड बना रहा है, तो 2 बॉन्ड तो सीधा ही बन गए। ध्यान से देखना एक बार, यस और नो। जबकि फ्लोरीन बेचारा एक ही बना पा रहा है। अगर आप सोचो कि मैम कोई बात नहीं, हम MnF7 ले लेते हैं, अरे नहीं भाई, 7 फ्लोरीन को नहीं अपने ऊपर ये झेल सकता है, यस और नो। तो ऑक्सीजन की क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है, तभी यहाँ पे Mn2O7 आपको दिख पा रहा है, जबकि फ्लोरीन के साथ सिर्फ MnF4 ही आपको दिखेगा। इज दैट क्लियर? राइट। अच्छा, और देखो, और आ जाओ, और क्या दिख रहा है हमें यहाँ पे? इधर आओ। कॉपर की तो वही 2 ऑक्सीडेशन स्टेट आपको दिख रही है, +1 +2। जिंक की भी एक +2 वाली दिख रही है। ये वाले कंपाउंड्स देखो, ये वाले दिख रहा है? थोड़ा सा जूम करूं क्या मैं? एक बार करती हूँ। ये वाले कंपाउंड्स, स्टार लगा हुआ है इस पे। स्टार क्यों लगा हुआ है मैम? कुछ स्पेशलिटी है क्या इसमें? हाँ, ये आपके होते हैं मिक्स्ड ऑक्साइड। मिक्स्ड ऑक्साइड, मिक्स्ड ऑक्साइड मतलब क्या होते हैं? जो एक से ज्यादा ऑक्साइड से मिलके बने होते हैं। जो एक से ज्यादा ऑक्साइड, जैसे Mn3O4 है, ये बना है MnO से और Mn2O3 से, यस और नो? अब आपको ये याद करना है? नहीं, तुम्हें ये नहीं याद करना किससे मिलके बने, तुम्हें बस ये रट्टा मारना है
कि Mn3O4, Fe3O4 और कोबाल्ट CO3O4 ये तीनों मिक्स्ड ऑक्साइड के एग्जांपल है, क्योंकि डायरेक्ट पेपर में सवाल आने वाला है। Mn3O4, Fe3O4, CO3O4। फिर भी मान लो तुम पेपर में भूल गए तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देख लेना, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शन में आएगी। ये तो आसान हो गया। क्लियर? जैसे Mn3O4 में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट 8/3 है, ध्यान से देखो। Fe3O4 में भी कितनी है? 8/3, और कोबाल्ट 3O4 में भी 8/3। तो ऐसे करके तुम याद रख सकते हो, पेपर में आएगा, मैं बता रही हूँ। चलो आओ, जेई 2027 में इस टेबल से क्वेश्चन बनने वाला। चलो अब इस टेबल का क्या कंक्लूजन, मतलब क्या क्या पॉइंट्स एनसीईआरटी निकाल के लिखती है वो हम यहाँ पे देखें। चलो एवरीवन फर्स्ट सेकंड पॉइंट पढ़ो और देखो क्या समझ में आया। आई थिंक क्लियर हो गया। ठीक है, तो MnF4 क्या है? टेट्राहेड्रल है, राइट। इसमें मैग्नीज +4 में है। जबकि Mn2O7 क्या है? ये भी टेट्राहेड्रल ही है। अगर आप देखोगे तो इस वाले मैग्नीज, ये भी टेट्राहेड्रल है, चेक कर लो, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। बट यहाँ पे Mn+7 में है, यहाँ पे Mn+7 में है। और ध्यान रखना यहाँ पे MnO, Mn ये ब्रिज कंपाउंड है। ब्रिज कंपाउंड क्या होता है? एक बीच में होता है बंदा और दो साथ में उसके कॉमन होता है। जैसे ऑक्सीजन जो है दो मैग्नीज को पकड़े हुआ है, दिख रहा है आपको? इसमें यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन जो है इस तरीके से दो मैग्नीज के बीच में है, तो इसको हम बोलते हैं ब्रिज कंपाउंड। तो इसमें ब्रिज बॉन्ड कौन सा है? MnO Mn वाला, MnO Mn वाला। क्या ये दो पॉइंट समझ में आ गए तुम सबको? बताइए। मैम ये ब्रिज वाली चीज पूछी जाएगी? हाँ, तभी तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, देखो। ओके मैम। Mn2O7 कोवेलेंट ऑक्साइड है। कोवेलेंट तो होगा क्योंकि जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं उनमें कोवेलेंट कैरेक्टर मिलता है, तो दिस इज कोवेलेंट ऑक्साइड। टेट्राहेड्रल है, अभी बता दिया मैंने ऑलरेडी, एनसीईआरटी भी लिख देती है। एंड इंक्लूडिंग MnO Mn ब्रिज आ चुका है पेपर में 2026, 24, 23, बहुत सालों, बहुत बार आ चुका है। डन। ठीक है, ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, मैंने जान करके दिया बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार इसको खुद से पढ़ना और देखना क्या समझ में आया तुम लोगों को, राइट। एग्जाम्पल 4.5, अगर एनसीईआरटी ओपन कर रखी है तो वहां पे आप मार्क कर सकते हो। बाकी मैं आपको समझ में आ गया ना? तो अभी तक ऑक्सीडेशन स्टेट हो चुका है, वो पढ़ना है आपको। अभी तक एक ही टॉपिक कराया आज मैंने, ऑक्सीडेशन स्टेट। अब मैं चलती हूँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे। नो डाउट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आज खत्म नहीं होगा, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। लेकिन मैं थोड़ी सी चीजें एक बार दोबारा रिवाइज करा देती हूँ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा है सबने? किस किसने पढ़ लिया? सबने पढ़ लिया, राइट? यस मैम। वहां पे मैंने तुम लोगों को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताई थी, प्रवीण बताई थी। यस मैम। वेरी गुड।
तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अपने को थोड़ा सा याद करो, फ्लैशबैक में जाओ। हमने कहा था एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैन नॉट बी डिटरमाइंड, हमें एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड का सहारा लेना पड़ेगा, और वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या थी? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ले लो या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले लो, वो कितना था? 0 राइट। अच्छा, आपकी एनसीईआरटी की टेबल के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, जैसे जैसे आप उससे ऊपर जा रहे थे तो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू मोर पॉजिटिव हो रही थी, मोर पॉजिटिव। और जब आप नीचे आ रहे थे, हर बुक्स में उल्टा लिखा होता है, उससे घबराने वाली बात नहीं है, 0 से ज्यादा 0 से कम ऐसे पढ़ा करो। यहाँ पे नीचे जाते वक्त रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव आ रहा था, मोर नेगेटिव हो रहा था, यस और नो? तो हमने क्या बोला था, ध्यान से सुनना, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा होगा, मोर पॉजिटिव ऐसे समझ लो, रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा उतना ही क्या होगा, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। मुझे एक बार याद करके बताओ। यस मैम। और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना लो होगा या जितना नेगेटिव की तरफ जाएगा, वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्या ये बात याद आ गई सबको? यस मैम। राइट। सो मान लो सपोज मेरे पास है क्या जगह, चलो ये हो गया, ठीक है, मतलब याद आ गया ना? हाँ, ये वही है रिकैप। जैसे कि मान लो सपोज मान लो मेरे पास मेटल है, ठीक है। अब ये +2 में कैसे जाएगा? मान लो ये सॉलिड है, ये सॉलिड है और ये एक्वस फेज में है। हम ये क्या क्या प्रोसेस है जिसके थ्रू ये जाएगा? मैम, सबसे पहले तो सॉलिड को आप गैसियस फेज में चेंज करो, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन दो, यस और नो? सब्लिमेशन एनर्जी, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी यहाँ पे लिख सकते हो, फिलहाल मैं यहाँ पे सब्लिमेशन लिख रही हूँ, राइट। अच्छा, अब +2 में कैसे जाओगे? मैम, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, मतलब 2 आयनाइजेशन एनर्जी चाहिएगी मुझे, है ना? प्लीज मुझे कंफर्म करें सारे बच्चे। अच्छा, एक्वस फेज में कब जाएंगे? मैम, जब हमारी हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी, तो इस केस में मुझे हाइड्रेशन एनर्जी देखनी पड़ेगी। क्या ये पूरा प्रोसेस समझ में आ रहा है? तब जाके आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ओवरऑल आएगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी, एटोमाइजेशन और हाइड्रेशन एनर्जी को मिला के, राइट। ऐसा नहीं है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऐसे ही आ जाता है, राइट। अच्छा, तो एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि जो मेटल है वो 0 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना चाहता है, इसका मतलब क्या होगा? सोचते हैं थोड़ा, सोचो सोचो सोचो। 0 से +2 में जाने का मतलब है मैम, इसका मतलब ऐसे वाले केस में हाइड्रेशन एनर्जी भारी पड़ जाएगी किस पे? आयनाइजेशन एनर्जी पे, यस और नो? और एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन को भी तुम इंक्लूड कर सकते हो। लेकिन अगर मैं तुम्हें बोलूं बेटा मेटल +2 से 0 में जाना चाहता है, तो इस केस में क्या हुआ? मतलब वो नहीं कन्वर्ट होना चाहता है M+2 में। इसका मतलब यहाँ पे सम ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी भारी पड़ रही है किसके ऊपर? हाइड्रेशन एनर्जी। क्या ये बात तुम्हें सबको समझ में आई? राइट। क्योंकि देखो वो +2 में, इसलिए देखो +2 में वो कब नहीं जाना चाहेगा, या मैं इसको ऐसे, चलो ऐसे समझ में आ रहा है तो ऐसे मैं लिख देती हूँ। देखो +2 में वो तब जाना चाहेगा जब वो एक्वस फेज में बहुत ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज कर रहा है, इतनी रिलीज कर रहा है कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है उसको कंपनसेट कर दे। गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन भाई साहब, अगर इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद तुमने इतनी आयनाइजेशन एनर्जी लग गई, तुम्हारी इतनी ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी आ गई कि हाइड्रेशन एनर्जी कंपनसेट नहीं कर पा रही है उसको, तो भाई नहीं जाएगा वो, तब वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा। क्या ये 2 पॉइंट समझ में आए?
अगर Yes, ये ma'am. 2 पॉइंट समझ में आए, तुम्हें पूरा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझ में आ चुका है। अब तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खेल है चीजों को समझना। यस, इसको मैं दोबारा भी समझाती रहूंगी, टेंशन मत लेना। चलो, मैं तुम्हें ना 2 मिनट दे रही हूँ, तुम जरा ना इस टेबल को निहारो, सिर्फ इसकी फाइनल वैल्यू देखना। ये बीच में क्या लिखा हुआ है इसको रहने देना फिलहाल। ये देखो क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है, एकदम से देखो, सोचो। 2 मिनट दे रही हूँ मैं तुम लोगों को। चलो, हो सकता है कुछ समझ में ना आया हो, इट्स ओके, मैं समझाती हूँ। देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, m+2 से जब वो m में जा रहा है, मतलब +2 से 0 में जा रहा है, तो उसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है, सबको दिख रहा है। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, टाइटेनियम के केस में ये जो वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव आ रही है, यानी कि -1.63 आ रही है। यस और नो? देखो, वैल्यू लो आने का क्या मतलब है या नेगेटिव आने का क्या मतलब है, ये रिड्यूस नहीं होना चाहेगा, यही मतलब है ना इस चीज का। ठीक है, वेनेडियम भैया जी भी क्या है, इसकी भी नेगेटिव आ रही है, मतलब ये कम नेगेटिव हो गई है इससे। ध्यान से देखो, दिख रहा है सबको? क्रोमियम, ये एक्सपेरिमेंटली वैल्यूज आई हुई हैं, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन और आयनाइजेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी को तीनों को मिला के जो है इन्होंने ली हुई है वैल्यू। क्रोमियम पे आए और कम हो गई, मतलब एक ट्रेंड हमें दिखाई दे रहा है कि टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम जब आप नीचे जा रहे हो तो वैल्यू लेस नेगेटिव हो रही है ना? तो मैग्नीज की और नेगेटिव, कम नेगेटिव होनी चाहिए थी, लेकिन ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हो चुका है, नेगेटिव में बढ़ गई है वैल्यू। हाँ या ना? प्लीज गौर से ध्यान दीजिए, आपको वैल्यू नहीं रटनी, आप बस ये देखो एक्सेप्शन कहाँ पे आ रही है। मैम एक तो मैग्नीज में पंगा पड़ रहा है, आगे बढ़ते। फिर आयरन पे आए, कम नेगेटिव हुई, ठीक है मैम। यहाँ आए और कम नेगेटिव हुई, निकल पे आए, कम नेगेटिव हुई। ये देखो मैम, कॉपर वाला तो अलग ही दिख रहा है भाई साहब, ये तो पॉजिटिव में ही चला गया, है ना? अब कॉपर वाला पॉजिटिव में चला गया तो मैम जिंक वाला भी फिर पॉजिटिव में आता, या ये देखो ये और माइनस में चला गया। तो यानी कि आपको क्या दिख रहा है, इरेगुलरिटीज दिखाई दे रही हैं, हाँ या ना? यस मैम। Yes, ma'am. इरेगुलरिटीज हमें दिखाई दे रही हैं। किस किस में दिखाई दे रही है मैम? मैम हमें दिखाई दे रही है, एक तो मैग्नीज में दिखाई दे रही है, कॉपर में दिखाई दे रही है और जिंक में दिखाई दे रही है, सबको दिख रहा है। और एक और चीज नोटिस करने लायक है कि सब में से सबसे ज्यादा जो हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू है वो निकल और कॉपर की है। तो निकल +2 की हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, ये भी पॉइंट नोट करने लायक है। अब ये चीजों से मैम होगा क्या, आप क्या बताना चाह रहे हो? अब देखो, देखो बात ना बहुत सिंपल सी है। देखो, कॉपर की वैल्यू पॉजिटिव आने का क्या मतलब है कि कॉपर जो है 2+ से कॉपर में जाना चाहता है, हाँ या ना? बोलो। क्योंकि Yes, ma'am. अगर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है, पॉजिटिव में मोर पॉजिटिव की तरफ बढ़ रही है, तो इसका मतलब वो खुद का रिडक्शन करना चाहता है। यानी कि कॉपर +2 कॉपर में जाना चाहता है, लेकिन कॉपर +2 में नहीं जाना चाहता। यस और नो? क्यों नहीं जाना चाहेगा? क्योंकि इसमें आयनाइजेशन एनर्जी क्या पड़ रही होगी, भारी पड़ रही होगी। किससे? किस पे? हाइड्रेशन एनर्जी पे। यस और नो? क्या यही पॉइंट लिखा हुआ एनसीईआरटी ने? जरा पढ़ना, पढ़ना, यही लिखा हुआ है। यस, पढ़ो।
यही लिखा होगा। Yes, ma'am. Ionization energy और enthalpy of sublimation को you can also count is not balanced by hydration energy। मतलब इतनी एनर्जी रिलीज ही नहीं कर रही जो कंपनसेट कर जाए इनको, तभी यार वो नहीं जाना चाह रहा। भाई महंगा खर्चा थोड़ी ना करेगा वो फालतू का, राइट। और यही रीजन है कि ये H2 गैस लिबरेट नहीं करता, विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा, क्योंकि कॉपर +2 तो इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहता है। अगर गेन करना चाहता है तो भाई साहब हाइड्रोजन गैस कैसे निकलेगी? नहीं निकलेगी ना, बोलो। टेस्ट हो जाएगा ना। कुछ नहीं इन दोनों की। बेटा माइक म्यूट करो, आई थिंक किसी का माइक मम्मा नहीं है। अनम्यूट है। जनेश, जनेश प्लीज म्यूट योर माइक। समझ में आया क्योंकि कॉपर लिबरेट क्यों नहीं कर रहा H2 गैस? क्योंकि वो खुद गेन कर रहा है ना इलेक्ट्रॉन यार, तो कैसे करेगा? अगर H2 गैस तुम चाहते हो निकले तो H+ को इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, मतलब जो एसिड से H+ निकलेगा उसको इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तभी H2 गैस लिबरेट होगी। बट यहाँ तो कॉपर भैया जी कर रहे हैं। और ये बात तुम्हें वैसे भी पता है यार, इसका कितना होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का? 0 होता है ना, इसका 0.34, तो ये रिड्यूस करेगा ना खुद को। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यस मैम। ठीक है। चलो उसके बाद क्या लिखा हुआ है? ओनली ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स। जैसे अगर तुम बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेते हो, सपोज कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड, तो जब वो कॉपर के साथ रिएक्ट करते हैं तो कॉपर उसमें रिड्यूस, तो जो एसिड है वो रिड्यूस हो जाता है, एसिड जो है उसमें रिड्यूस हो जाता है। लेकिन कब? जब अगर आप कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हो। ध्यान रखना H2 गैस तो मिलेगी ही नहीं, कुछ और प्रोडक्ट मिल जाएगा, H2 गैस लिबरेट नहीं होगी, तो ये ध्यान रखना। हालांकि ये तो नहीं पूछा जाएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो इसका रीजन पता चल गया। बस इतना ही मैं करवाऊंगी, ज्यादा मैं नहीं करवाऊंगी। तुम बस घर से ना ये कुछ पॉइंट्स पढ़ के आना। मैं बता देती हूँ, ये वाला पॉइंट तुम्हारे नोट्स में ही लिखा हुआ है। ये वाला पॉइंट 2 पॉइंट, राइट। ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये तीनों पॉइंट, ये रहने देना, ये तुम्हें समझ में अभी आएगा नहीं, ये वाला पॉइंट, ठीक है। बस ये 4 पॉइंट पढ़ के आना, समझ में आएगा बहुत अच्छी बात है, नहीं आएगा तो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आके मैं करवाऊंगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखूं। जतिन, तुम्हें तुम्हारे उस आंसर का क्वेश्चन का जवाब मिल गया क्या, जो तुमने मेरे को एक पूछा था कि D5 तक इंक्रीज होगा मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्ट मैग्नीज एंड टेक्नीशियम वाला, राइट? यस मैम। और एक और भेजा था ना तुमने, 2 और भेजे थे, एक मिनट को मैं अभी रिजोल्व कर देती हूँ, फिर मैं दिमाग से हो सकता है निकल जाए मेरे। बाकी बच्चे भी सुन सकते हो, क्या डाउट थे उसके। एक उसने पूछा था बेटा, मैक्सिमम एंड मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एंड सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। कोई मुझे बताएगा फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? जल्दी बताओ। क्रोमियम। ठीक है। और सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में सबसे कम CD। वेरी कैडमियम का। जतिन हो गया? यस मैम। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का मतलब 3D सीरीज की बात कर रहा है वो, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज का मतलब वो 4D की बात कर रहा है। क्लियर है? अच्छा मुझे ये बताओ सारे बच्चे, मेटल मेटल बॉन्डिंग इज मोर फ्रीक्वेंट इन 4D और 5D सीरीज देन 3D सीरीज ड्यू टू more किस वजह से? more diffused d orbital। हाँ, अभी किसी ने अभी बोला था उसका सही है। किसने बोला? बोलो। लार्ज साइज ऑफ डी ऑर्बिटल। बेटा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन तो ठीक है ज्यादा होता है, बट उसका कारण नहीं है वो। कारण तो क्या है? डी ऑर्बिटल का साइज बढ़ जाता है नीचे जाते वक्त, तो वो ज्यादा डिफ्यूज होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्प्रेड आउट होती है, तो इजिली बॉन्ड फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राइट। इसलिए फ्रीक्वेंट मेटल मेटल बॉन्डिंग देखने को मिलती है 4D और 5D सीरीज में एज कम्पेयर टू 3D, ठीक है। तो उसका आंसर सेकेंड ऑप्शन आएगा, जो 12th क्वेश्चन,
क्लियर है? बाकी अगर किसी को कोई डाउट है पूछ लेना, आंसर की मैं भेज दूंगी बेटा।